जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लेकर आए हैं चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, सिद्धांत और अवस्थाओं से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आज के वीडियो में शामिल किया गया है। तो आप सभी से हम चाहेंगे कि अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, जिससे इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप सभी को मिल सके, इन अवस्थाओं के बारे में पता चल सके, इन सिद्धांतों के बारे में पता चल सके जो आज के वीडियो में शामिल किया गया है। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं प्रश्नों के सिलसिला को। तो आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा है कि सीखने के नियम किसने दिए हैं? तो सीखने के नियम थॉर्नडाइक महोदय ने दिए हैं। तो थॉर्नडाइक महोदय के बारे में हम आपको बता दें कि ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, अमेरिकी वैज्ञानिक है। इनको पशु मनोवैज्ञानिक जो थे, पशु मनोवैज्ञानिक थे और इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। पूछा जाता है थॉर्नडाइक कौन थे? तो ये पशु मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम दिए हुए हैं। इनके जो नियम है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। तो अभ्यास के नियम इन्होंने 2 नियम बताए हैं, उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम। और इनके गौड़ नियम की अगर हम बात करें तो बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, साहचर्यात्मक नियम इन्होंने दिया हुआ है। और इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने भूखी बिल्ली और मृत मछली पर इन्होंने प्रयोग किया था। भूखी मछली जो थी अनुक्रिया करता थी और मृत मछली उद्दीपक थी। थॉर्नडाइक ने बिल्लियों, चूहों तथा मुर्गियों के ऊपर भी अनेक प्रयोग किए हुए हैं इन्होंने। और इनका जो सिद्धांत कहा जाता है उसको प्रयोगवाद भी कहा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप थॉर्नडाइक के बारे में जितना चीजें हमने बताया आप सभी समझ गए होंगे, आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि बच्चे का सबसे पहला शिक्षक कौन होता है। तो बच्चे का जो सबसे पहला शिक्षक होता है कौन होता है? बच्चे का सबसे पहला शिक्षक माता होती है। बच्चे का पहला शिक्षक होती है माता होती है। अगला है कि शिक्षण का प्रथम चरण क्या होता है? तो शिक्षण का जो प्रथम चरण होता है वह होता है क्या? पहले से योजना बनाना। जो शिक्षण का प्रथम चरण होता है उसका पहले से योजना बनाना होता है। आगे बढ़ते हैं, किस वैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? तो वाटसन महोदय होते हैं। वाटसन महोदय के अनुसार जन्म के समय सभी बालक समान होते हैं। वाटसन महोदय कहते हैं कि आप मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उससे कुछ भी बना सकता हूं जो आप चाहते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, जो भी आप कहें उसको मैं कुछ भी बना सकता हूं। किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के साथ फोबियो पर कार्य किया है? तो फोबियो पर कार्य किया है वाटसन महोदय ने ही कार्य किया है। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो संज्ञान जिस बुद्धि का सिद्धांत है वह गिलफोर्ड का सिद्धांत है। संज्ञान किस बुद्धि का सिद्धांत है? तो गिलफोर्ड का सिद्धांत है संज्ञान। आगे देखते हैं, हम करके सीखते हैं किसने कहा था? तो सिम्पसन ने कहा था। बच्चे के मस्तिष्क का आकार किस आयु में लगभग परिपक्व हो जाता है? तो 6 वर्ष में परिपक्व हो जाता है बच्चे का मस्तिष्क। किसी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है किसका? पूछा जा रहा है किसी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है? तो छात्र का होता है। किसी भी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान जो होता है वह होता है छात्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। आगे बढ़ते हैं, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वो होना चाहिए मातृभाषा का होना चाहिए। मातृभाषा का माध्यम होना चाहिए। छात्रों को स्कूल में गेम क्यों खेलना चाहिए? ऐसा पूछा जा रहा है, खेल के बारे में पूछा जा रहा है कि स्कूल में छात्रों को खेल क्यों खेलना चाहिए, गेम क्यों खेलना चाहिए? तो यह क्या होता है? यह सहयोग और शारीरिक संतुलन विकसित करता है, इसलिए छात्रों को स्कूल में गेम खेलना चाहिए। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स माने जाते हैं।
आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करिएगा कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो कोलकाता में स्थापित की गई थी। प्रथम कहाँ पर स्थापित की गई थी? कोलकाता में स्थापित की गई थी। शिक्षा में किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता कौन है? तो शिक्षा में किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता फ्रॉबेल महोदय हैं। फ्रॉबेल महोदय को खेल विधि का भी जनक माना जाता है। विलियम किलपैट्रिक के हेनरी कुक और फ्रॉबेल को खेल विधि का भी जनक माना जाता है। विशिष्ट बालक का संबंध किस स्तर से होता है? तो बुद्धि के स्तर से होता है। विशिष्ट बालक का संबंध जो होता है बुद्धि स्तर से होता है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा था? तो क्रो महोदय ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा था। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो बाल्यावस्था ऐसी अवस्था है इसमें शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास हो जाता है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता जो नहीं है, चिंतन प्रक्रिया जो होता है। शैशवावस्था जो बालक होता है 1 से 5 वर्ष के बच्चों को शैशवावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे चिंतन नहीं कर पाते हैं, तो इसकी जो मुख्य विशेषता नहीं है वह चिंतन प्रक्रिया है। चिंतन प्रक्रिया विशेषता नहीं है। बाल्यावस्था कितनी वर्ष तक? अवस्था जो है पूछा जा रहा है कि बाल्यावस्था जो होती है उसकी अवस्था कितना वर्ष तक होती है? तो बाल्यावस्था की जो अवस्था मानी गई है वह 12 वर्ष तक मानी गई है। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक मानी गई है। मानवों में विकास की सबसे तीव्र गति कब होती है? तो सबसे तीव्र गति किशोरावस्था में होती है। गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं? गर्भधारण से, ध्यान दीजिएगा, गर्भधारण से की बात की गई है तो प्रसव पूर्व काल कहा जाता है। शिशु के जन्म की अवधि को प्रसव पूर्व काल कहा जाता है। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? तो माता पिता पर निर्भर है। प्रारंभिक विकास, ध्यान दीजिएगा कि प्रारंभिक विकास माता पिता से ही के ऊपर ही निर्भर है, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो अपने माता पिता और परिवार से ही सीखता है। जो देखता है, जो सुनता है, उसी को वो सीखता है। क्या लिखना सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? तो बिल्कुल हाँ, लिखना सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। शारीरिक विकास का नियम क्या है? तो शारीरिक विकास का नियम अनियमित विकास का नियम है। कौन सा नियम है? अनियमित विकास का नियम है। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तो शारीरिक विकास और वृद्धि को अभिवृद्धि कहते हैं। अभिवृद्धि कहते हैं। तो दोस्तों ये रहे आप सभी के लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। शैशवावस्था की बात करेंगे तो शैशवावस्था 1 से 5 वर्ष तक मानी जाती है। 1 से 5 वर्ष तक मानी जाती है। अब इसको क्या क्या कहते हैं तो इस चीज को ध्यान दीजिए। पहला कहते हैं सीखने का आदर्श काल कहते हैं। दूसरा कहते हैं जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। तीसरा अनुकरण से सीखने की अवस्था। चौथा होता है क्षणिक संवेग की अवस्था। और 5वां होता है भावी जीवन का आधारशिला। आपसे पूछता है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो शैशवावस्था को कहा जाता है। ऐसे प्रश्न आपसे बनते हैं। अनुकरण से सीखने की अवस्था कौन सी होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं, ऐसा आपके प्रश्न में बन जाएगा। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि अनुकरण से सीखने की अवस्था जो होती है शैशवावस्था होती है। भावी जीवन का आधारशिला पूछ लेता है कौन सी अवस्था है? तो भावी जीवन का आधारशिला जो होता है वह होता है शैशवावस्था होता है। तो उम्मीद है आप सभी शैशवावस्था के बारे में समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। बाल्यावस्था की अगर हम बात करें तो बाल्यावस्था, आप ध्यान दीजिए, बाल्यावस्था जो होती है कितनी होती है? 6 से 12 वर्ष की अवस्था बाल्यावस्था होती है। 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। अब इसको किस किस उपनाम से जाना जाता है? तो जीवन का अनोखा काल इसको कहा जाता है। वैचारिक क्रिया की अवस्था कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता काल की अवस्था कहा जाता है। खेल की आयु कहा जाता है। प्रतिबंधात्मक समाजीकरण का काल भी कहा जाता है। और प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न बनता है कि खेल की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? प्रारंभिक विद्यालय की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? अनोखा काल
किस काल को कहा जाता है। अब अनोखा काल से हम आपको बता दें, एक आता है स्वर्ण काल, किस काल को कहा जाता है, किस अवस्था को कहा जाता है, तो स्वर्ण काल जो कहा जाता है वह कहा जाता है किशोरा अवस्था को कहा जाता है। अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। इन दो चीजों को आप ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं आगे। किशोरावस्था की अगर हम बात करें तो किशोरावस्था 13 से लेकर 18 वर्ष तक मानी जाती है। इसको किस उपनाम से कहा जाता है, तो जीवन का सबसे कठिन काल इसको कहा जाता है। समस्याओं व उलझन की अवस्था किशोरावस्था को ही कहा जाता है। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था किशोरावस्था होती है। प्रबल दबाव व तनाव की अवस्था किशोरावस्था होती है। संघर्ष व तूफान की अवस्था किशोरावस्था होती है, स्टैनले हाल महोदय के अनुसार। संक्रमण काल की अवस्था किशोरावस्था। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था वो होती है किशोरावस्था। घनिष्ठ मित्रता की अवस्था किशोरावस्था। तार्किक चिंतन की अवस्था किशोरावस्था होती है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो वीडियो कैसी रही आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अगर पसंद आए है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो दोस्तों हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं निःशुल्क क्लासेस और निःशुल्क पीडीएफ हम आप सभी के लिए उपलब्ध कराते हैं। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी विद गुरुजी सर्च करके टेलीग्राम आप ज्वाइन करिए और वहां से आप सभी को निःशुल्क टेलीग्राम पर नोट्स आपको निःशुल्क में मिलेंगे, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक टॉपिक के नोट्स आपको वहां पर अवेलेबल कराए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप सभी बनना चाहते हैं शिक्षक और शिक्षिका तो भाइयों बहनों मित्रों आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी आप लोग शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। तो आज की क्लास को बस यहीं पर रोकते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।